नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने मौलिक अधिकारों की शुरुआत करती थी दोस्तों, और अगली क्लास में हमारी मौलिक अधिकारों की क्लास चल रही थी जिसमें हम अधिकारों के प्रकार पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों उसी बीच में हमारे लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से हमारी क्लास अधूरी रह गई थी। उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार, और उसमें पढ़ रहे थे अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के प्रकार। अधिकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों? दो प्रकार के अधिकार है। पहला अधिकार है नैतिक अधिकार। पहला अधिकार है दोस्तों नैतिक अधिकार। दूसरा है दोस्तों कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। अब देखो, जो नैतिक अधिकार है दोस्तों, ये राज्य द्वारा रक्षित नहीं होता है। राज्य द्वारा रक्षित नहीं होता है। नहीं होता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है दोस्तों, वो क्या होता है? राज्य द्वारा रक्षित होता है। राज्य द्वारा रक्षित। अब देखो कि ये कानूनी अधिकार कितने प्रकार का है दोस्तों। कानूनी अधिकार की हम बात करेंगे तो कानूनी अधिकार है दोस्तों दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक है सामाजिक, और नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार। दूसरा है दोस्तों राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। अब देखो, तो सामाजिक अधिकार के दोस्तों बहुत सारे प्रकार है। तो सामाजिक अधिकार में कौन से प्रकार है दोस्तों? तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सामाजिक अधिकारों के प्रकार के बारे में। अब देखो, पहला आता है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। चौथा आता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। पांचवा आता है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। छठा आता है दोस्तों आखिरी परिवार का अधिकार। मतलब आप परिवार बना सकते हो, परिवार का अधिकार। अगर हम दोस्तों समानता की बात करें तो समानता कितने प्रकार की दे रखी है दोस्तों? समानता दे रखी है तीन प्रकार की। पहली समानता है दोस्तों राजनीतिक समानता। दूसरी है दोस्तों आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। चौथी है दोस्तों सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। अब देखो दोस्तों, स्वतंत्रता के कितने प्रकार दे रखे हैं? किसमें? सामाजिक नागरिक अधिकार के अंदर। देखो, सबसे पहले है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरी है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरी है दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। चौथी है दोस्तों संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता। और लास्ट है दोस्तों नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। ये हो गए दोस्तों हमारे अधिकारों के प्रकार। इसके बाद में हम राजनीतिक अधिकार पहुंचेंगे, उसके बाद में हम मूल अधिकारों की शुरुआत कर देंगे दोस्तों। के मूल अधिकारों की शुरुआत कौन से बिल से हुई, हम शुरुआत से सीक्वेंस से पूछेंगे दोस्तों। कि 1895 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया था, उसके अंदर कौन से अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद में 1915 में कौन से अधिकारों की मांग की गई थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कितने अधिकारों की मांग की गई थी। आखिर में कैबिनेट मिशन में कितने अधिकारों की, मूल अधिकारों की मांग की गई थी, और ब्रिटेन ने कितने मूल अधिकारों को माना था दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तृत तौर पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आगे में। देखो अधिकारों के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो अधिकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों, दो प्रकार के अधिकार हैं। पहला अधिकार कौन सा है दोस्तों, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार को राज्य द्वारा रक्षित नहीं किया जाता, मतलब नैतिक अधिकार आपके स्वयं के अधिकार, मतलब आप अपने कैसा आचरण करते हैं दोस्तों, उनके अधिकारों की रक्षा राज्य नहीं करता। लेकिन जो कानूनी अधिकार है दोस्तों, कानूनी अधिकारों को राज्य कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे, क्या आपके कोई भी राइट है, आपने किसी दुकानदार के ऊपर आप गया और उसने आपके साथ में भेदभाव करा। भेदभाव कैसे करा, कि आपको बोला कि तू नीची जात का है इसलिए मैं तेरे को सामान नहीं दूंगा, या तू यहाँ पे कैसे आ गया, तू मेरी दुकान से नीचे उतर। तो यह आपके साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, कानूनी रूप से भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उसमें रीट पिटीशन दायर कर सकते हो दोस्तों। तो अगर हम कानूनी अधिकारों की बात करें तो कानूनी अधिकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों, कानूनी अधिकार है दो प्रकार के। पहला है सामाजिक अधिकार और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में कौन से अधिकार आते हैं दोस्तों, समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार आता है, जीवन जीने का अधिकार आता है और परिवार का अधिकार आता है कि आप अपने परिवार को अच्छे से रख सकते हैं या परिवार को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम समानता का अधिकार की बात करें तो राजनीतिक समानता आती है, उसमें आर्थिक समानता आती है और सामाजिक समानता आती है दोस्तों। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोस्तों अपनी खुद की स्वतंत्रता है। अगर हम विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्या आपके स्वयं के विचार क्या है, आपके विचार आपको लोगों को बताने का पूरा हक है। आपको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो आप अपने विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं, इस सरकार में ये खामियां है, तो इस सरकार को ये अच्छे कार्य करने की जरूरत है। तो आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र थे। आपको पता है कि आज कोई भी सरकार, जैसे आपने कृषि कानूनों को देखा होगा, जब किसानों को लगा कि नहीं ये कृषि कानून हमारे हित में नहीं है तो उन्होंने क्या करा, कृषि कानूनों के विरोध में प्रोटेस्ट करा, मतलब आंदोलन करा, और उसके बाद में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो ये आपको क्या लगता है उन लोगों ने क्या करा था दोस्तों, उन्होंने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करा था, जो कि 19(1) के अंदर आती है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1), जो कि हम दोस्तों विस्तृत तौर पे उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार, तो आपको पूरे भारत में कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन उसकी नियम और कानून है दोस्तों। यह शिक्षा का अधिकार बहुत मेनका गांधीवाद में और बहुत ज्यादा आपको उस टाइम हम पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। जीवन जीने का अधिकार, आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, मतलब शांत रहकर आप जीवन जी सकते हैं। आपको किसी भी जीवन जीने की, आपको जीवन जीने का अधिकार राज्य सरकार नहीं छीन सकती है। परिवार, आप परिवार का नियोजन कर सकते हैं, आप परिवार को बढ़ा सकते हैं, आप परिवार का ख्याल रख सकते हैं दोस्तों। ये पढ़ लिया। उसके बाद में हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उसके बाद अंत्यकरण की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं। आपके नैतिक स्वतंत्रता है कि आप कौन सा आचरणों को फॉलो करते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से लिखो, और मेरे को इसके ऊपर दोस्तों एक अटल बिहारी वाजपेयी की जी की 3-4 पंक्तियां याद आ गई थी दोस्तों, और वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो पंक्तियां क्या थी दोस्तों, जो कि भारत में आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। और जो भी जितने भी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, जिनके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े सपने हैं, उन्होंने ये कविता बहुत बार सुनी होगी दोस्तों। और उस कविता को मैं आपके सामने वापस दोहराता हूँ और आप उसको सुनना दोस्तों। वो कविता क्या थी कि टूटे हुए सपने की
सुने कौन सिसकी, अंतर को व्यथा पाल पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता मैं गीत नया गाता, मैं गीत नया गाता। ये दोस्तों ये कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं बोली थी दोस्तों, जिनके आज जीवंत उदाहरण है, जो कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अपनी बहुत सारी तंज कसे थे दोस्तों। और जब आप हम इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो इनकी बहुत सारी पंक्तियों को हम इसके अंदर जिक्र करेंगे, क्योंकि आपको पता है आज तक भारत के अंदर 3 ही संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था, और अब चौथी हुई है दोस्तों, उसमें वो थे ही नहीं। एक बार आप जल्दी से लिख लो इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो दोस्तों। लिख लिया पूरा का पूरा? आपको ऐसे चार्ट बनाना है दोस्तों। आज से पहले इंडियन पॉलिटी का दोस्तों आपने इतना डीपली अध्ययन, मुझे जहां तक विश्वास है, आपने कभी नहीं करा होगा। और मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दोस्तों समझाता हुआ चलूंगा, और एक एक चीज मैं आपको लिखाता हुआ चलूंगा दोस्तों। आपको लिखना भी है और समझना भी है दोस्तों। जल्दी से लिख लिया आपने? अब हम राजनीतिक अधिकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम मूल अधिकारों की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं कि मूल अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे मूल अधिकारों की मांग हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने करी थी दोस्तों। उसके बारे में हम विस्तृत तौर पे बात करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है दोस्तों, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस फ्री जो एजुकेशन देने का हमने लक्ष्य रखा है दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या तक लोगों के पास में ये पहुंच सके दोस्तों। अब लिखो दोस्तों राजनीतिक अधिकार। एक सेकंड दोस्तों। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? जिसमें आपको मत देने का अधिकार हो, आप सार्वजनिक पद पर निर्वाचित होने का आपके पास में हो, आप राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हो, आप राज्यों की नीतियों का विरोध कर सकते हो, आप किसी भी पद के लिए निर्वाचित हो सकते हो दोस्तों। आप मतलब आपके अंदर ये सारी शक्तियां विद्यमान हो दोस्तों, तभी आप किसी भी संवैधानिक पद के लिए आप इलिजिबल हो, आप वो पद ग्रहण कर सकते हो दोस्तों। आप किसी भी जो विचार का पत्र है उसको दे सकते हैं, उसके लिए सहमति दे सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आता है दोस्तों? मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, अधिकार निर्वाचित होने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, राज्य के विरुद्ध
राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार, विद्रोह करने का अधिकार। यह है दोस्तों राजनीतिक अधिकार। इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद में हम विधिवत रूप से दोस्तों मूल अधिकारों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जल्दी लिखो इसको। लिख लिया दोस्तों। अब हमारे विधिवत रूप से दोस्तों मूल अधिकारों की शुरुआत हो रही है। दोस्तों इतनी देर हम अधिकारों को पढ़ रहे थे। जो अधिकार है ना दोस्तों, उस शब्द की हमने इतनी व्याख्या करी है। अब आप देख लो। इसके बाद में अब हम शुरुआत करेंगे दोस्तों मूल अधिकारों को। मूल अधिकार, पहले हम दोस्तों मूल अधिकारों की परिभाषा लिख लेते हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों? मूल अधिकार भाग 3 में है दोस्तों। और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर दोस्तों 35 तक यह है मूल अधिकार। ये दोस्तों मार्कर ही काम करना बंद कर दिया इसने तो। चलो हटाओ। अब देखो दोस्तों एक बार मूल अधिकारों की परिभाषा लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में हम इसको अच्छे से समझते हैं। वो आधारभूत अधिकार जो व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह है दोस्तों मूल अधिकारों की परिभाषा। वो आधारभूत अधिकार जो व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। दोस्तों अब देखो मूल अधिकारों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? क्या भाई सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब हुई थी दोस्तों? 1895 में। कब? 1895 में एक बिल आया था दोस्तों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल, भारत का संविधान, जिसे हम स्वराज विधेयक कहते हैं दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। सबसे पहले उसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी दोस्तों। उसके बाद में 1915 में, किसमें? 1915 में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल आया था दोस्तों, जो कि एनी बेसेंट के प्रयासों से आया था। क्या आया था? कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी दोस्तों। उसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी दोस्तों, जिसमें 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी। कितने अधिकारों की बात की गई थी दोस्तों? 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी। उसके बाद में 1946 में आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या आया था? कैबिनेट मिशन में दोस्तों मूल अधिकारों को मान्यता मिली दोस्तों। सबसे पहले इस दुनिया में मूल अधिकार किस देश ने दिए थे दोस्तों? इंग्लैंड ने दिए थे। किसको?
इंग्लैंड ने अपने राज्य के नागरिकों को क्या दिए थे दोस्तों? मूल अधिकार दिए थे। किसने? इंग्लैंड ने मूल अधिकार दिए थे दोस्तों। आपको पता है भारत के संविधान की जो संविधान सभा थी दोस्तों, वो मूल अधिकारों की जो संविधान सभा थी, मूल अधिकारों के लिए जो समिति का निर्माण किया था संविधान सभा ने दोस्तों, किसके नेतृत्व में किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसका निर्माण किया गया था? मूल अधिकारों के लिए समिति का किया गया था दोस्तों। इनके अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों? जेबी कृपलानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी कर रहे थे। और आपको पता है जितिन सप्रू का नाम सुना है आपने दोस्तों? उसने सप्रू ने अपनी कमेटी में दोस्तों मूल अधिकारों को दो भागों में बांटा था, मतलब अलग अलग अधिकार। एक अधिकार जो कि अपरिवर्तनीय और एक है परिवर्तनीय। जो परिवर्तनीय है दोस्तों उनको रखा मूल अधिकार, उनको कहा जाता है मूल अधिकार। और जो अपरिवर्तनीय है दोस्तों उसको कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और जो भारतीय संविधान का भाग 3 है दोस्तों, उसे कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मतलब अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। और आपको पता है ये पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो मैंने समझाया दोस्तों ये समझ में आया है? इसको हम अब अच्छे से लिखते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद में देखो 1895 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वराज विधेयक में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई 1915 में द कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में मूल अधिकारों की मांग रखी। मांग रखी 1928 में नेहरू रिपोर्ट में 7 मूल अधिकारों की मांग रखी। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। देखो अगर हम मूल अधिकारों की परिभाषा की बात करें दोस्तों तो वो क्या है? देखो वो आधारभूत अधिकार जो व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य करे दोस्तों। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था।
1895 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वराज विधेयक में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी। 1915 में द कॉमनवेल्थ इंडिया बिल आया था दोस्तों, उसमें मूल अधिकारों की मांग रखी है। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी दोस्तों, उसमें 7 मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी दोस्तों। इसको जल्दी से लिख लो एक बार, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिख लिया? जल्दी लिखो। मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। हम इन अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका बना रहे हैं दोस्तों, कि मूल अधिकारों के आखिरकार मांग कब कब हुई। आपको जब तक यही नहीं पता होगा तो मूल अधिकार पढ़ने का आपका कोई वो मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों। आप नींव इतनी मजबूत करो कि जब आप पढ़ो ना दोस्तों, तो आप जिस भी जीवन में आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो या किस भी, आपको अगर उसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है दोस्तों, तो उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जितना मैंने इसमें पढ़ाया है दोस्तों, एक एक चीज मतलब जितना कवर हो सकता है मैंने सारा कराया है दोस्तों। एम लक्ष्मीकांत और मेरे और भी अदर सोर्स, मेरे खुद के नोट्स, मैंने इतनी जो तैयारी करके जो ये मेहनत करके ये बनाए हैं दोस्तों, नोट्स आपको बनाने हैं, या आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। एक बार आपको जल्दी से ये सारी चीजें लिखनी है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों, अगर जीवन इतना आसान होता तो हर कोई जी लेता। अगर जीवन इतना आसान होता तो इस जमाने में सारे के सारे लोग राजा बन के घूमते। आपको पता है, बिना मेहनत के और बिना कुछ आपके गवाए इस जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। आपको पता है कि अगर आपको कुछ बनना है तो खोना तो पड़ेगा, और जो खोए हुए रास्तों को जो पीछे मुड़ के वापस कभी नहीं देखता मुसाफिर, वही जो खड़ा होके इस जमाने को तकदीर और उसकी तस्वीर बदलता है दोस्तों। मैं आपको इसके सामने आपको बताता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल, जो आपको पता है एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने आईएएस अपनी जो पोस्ट थी उसको छोड़कर उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जो काम करना शुरू किया, उसके बाद में आज अरविंद केजरीवाल, आपको पता है, उनकी आम आदमी पार्टी को उठाकर 2 राज्यों में उनकी सरकार बना दी, एक दिल्ली में है और एक पंजाब में है दोस्तों। यही तो तकदीर का खेल है, बिना तकदीर के खेल के कुछ होता नहीं है मित्रों। आपको पता है, जो पीछे छूट गया सो छूट जाने दो, आगे बढ़ने की तमन्ना अपने मन में रखो। ऐसे ही किया बिना जजकार नहीं होती। आपको पता है, बिना कुछ किए आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते हैं दोस्तों, लोग देखते हैं आपके परिणाम। जब तक आप अब लोगों के सामने अपने परिणाम नहीं रखोगे दोस्तों, लोग आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाले हैं। लोग आपसे ये पूछेंगे कि भाई तू करता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी वो हैसियत पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि तू कितना खूबसूरत है या क्या है। ये खूबसूरती तो दोस्तों 25-30 सालों की है, इसके बाद में लोग पूछेंगे तो आपकी हैसियत पूछेंगे दोस्तों। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है, कोई भी नहीं पूछने वाला है। लोग आपके सिर्फ मजाक बना के आपको इस दुनिया में रख देंगे। आपने देखा होगा, जो दोस्त आपके साथ में एक टाइम हुआ करते थे, वो लोग जब आप पीछे रहने लगे या आप किसी चीज में फेल हो गए दोस्तों, और वो आगे बढ़ गए और वो जब जॉब लग गए, तो उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया होगा, उन्होंने आपकी कोई भी मदद करने से छोड़ दिया होगा दोस्तों। आप इस संघर्ष के जीवन में आपका कोई साथ देने वाला है तो आप वो स्वयं है दोस्तों, उसके अलावा आपका कोई साथ नहीं दे सकता। क्योंकि जो तैयारी का समय है दोस्तों, ये ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समय है, जिसके अंदर लोग अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप विनय को पहचानते हैं, अपने उद्देश्य को पहचानते हैं कि उनका आखिरकार लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पता लगने के बाद उस लक्ष्य के पीछे अपनी जी जान लगा देते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं एक बार कि अब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों भारत में। 1946 के कैबिनेट मिशन में मूल अधिकारों की मांग को माना था दोस्तों। किसको माना था? मूल अधिकारों की मांग को माना था। उन्नीस सौ 46 में
कैबिनेट मिशन आया था जिसने मूल अधिकारों को मान्यता दी थी। किसको मान्यता दी दो दोस्तों? मूल अधिकारों को मान्यता दी थी। अब देखो इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकारों को कहा जाता है। मूल अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकारों की समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में करी। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुपस्थित हैं तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? जेबी कृपलानी। इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते थे। लिखो दोस्तों इसको जल्दी से। अब देखो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, जिसने मूल अधिकारों को मान्यता दी थी। इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स किसे कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकारों की जो समिति का गठन किया गया था दोस्तों, उसमें सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में करी थी। किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? मूल अधिकारों की समिति का। और इनकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जेबी कृपलानी करते थे दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। लिखो दोस्तों जल्दी से। एक बार और दोहरा लो दोस्तों। देखो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसने मूल अधिकारों को क्या दी थी? मान्यता दी थी। इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स किसे कहा जाता है दोस्तों? मूल अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकारों की समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में करी थी। इसकी अनुपस्थिति में किनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी द्वारा की जाती थी। सप्रू समिति थी दोस्तों, उसने
अधिकारों को दो भागों में बांटा था। किसने? सप्रू समिति ने। सप्रू समिति ने अधिकारों को दो भागों में बांटा। और वो दो भाग कौन से हैं? एक तो है परिवर्तनीय, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और एक है अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय में आता है साथियों मूल अधिकार। और अपरिवर्तनीय में आता है डीपीएसपी। जिसे क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा। भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों। एक बार जल्दी से लिखो साथियों इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिख लो इसको। सप्रू समिति ने अधिकारों को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा था। एक भाग, पहला भाग था परिवर्तनीय। कौन सा? परिवर्तनीय। उसमें कौन से अधिकार थे? मूल अधिकार थे। मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा भाग कौन सा है? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय में कौन से अधिकार आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या नहीं कर सकती संसद? इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। भारत के संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया? जब भारत का संविधान बन रहा था तो मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान और वर्तमान में मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे साथियों? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 मूल अधिकार थे। और वर्तमान में 6। छठा सातों कौन सा था? संपत्ति का अधिकार दोस्तों। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार
मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों? 352 के तहत। 352 के तहत के समय अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित नहीं होते हैं। इसके अलावा सारे मूल अधिकारों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। साथियों देखो, मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। सातवां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है साथियों? 352 के तहत लगता है। और इस समय अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते। इसके अलावा जितने भी मूल अधिकार है तो साथियों उसको क्या कर देते हैं? निलंबित कर देते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों एक बार लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। कल की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों हम मूल अधिकारों की विशेषता, मूल अधिकारों की विशेषताएं, और उसके बाद में हम अनुच्छेद 12 से हम मूल अधिकारों को स्टार्ट कर देंगे। साथियों आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद।